अकाउंट रिसीवेबल डेज। अकाउंट रिसीवेबल डेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंट रिसीवेबल डेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कितने टाइम पीरियड में हम अपने रिसीवेबल से पैसे इकट्ठे करेंगे, ये अकाउंट रिसीवेबल्स है। या कितना टाइम पीरियड हमारे रिसीवेबल्स लेते हैं हमें पेमेंट करने में। तो अकाउंट रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। क्वेश्चन ने अगर कहा हो कि हमने 1000 मिलियन की सेल्स की है और 90% सेल्स इज ऑन क्रेडिट, तो इसका क्या मतलब है कि आपने इस 1000 मिलियन का 90% ले लेना है, $900 मिलियन ले लेना है इंटू 365 डेज। बाज मरतबा वो क्वेश्चन में आपको कह देगा कि 360 डेज आपने यूज करने हैं, तो वहां पर आपने 365 डेज यूज नहीं करना। प्लस आपने इन फार्मूलाज में एक चीज ये समझनी है कि इस फार्मूले के अंदर तीन कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। एक अकाउंट रिसीवेबल डेज है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स है और तीसरी क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू है। इन तीनों में से जो मिसिंग होगा आपने वो कैलकुलेट करना है। आपने हमेशा ये अज्यूम नहीं कर लेना कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट रिसीवेबल डेज कैलकुलेट करने हैं मुझे और राइट हैंड साइड की दोनों इंफॉर्मेशन दी होंगी। अक्सर एग्जामिनर आपको डेज प्रोवाइड करके ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट मिस कर देगा या क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट मिस कर देगा। इन तीनों में से कोई सी दो चीजें देगा, तो वो दो चीजें आपने यूज करके तीसरी चीज फाइंड आउट करनी है। An increase in this ratio might indicate that some customers are having difficulty paying। अगर ज्यादा रिसीवेबल डेज हैं, ज्यादा कैसे डिटरमिन होता है? फर्ज करें कि हमने 30 दिन अलाउ किए हैं, लेकिन हमारे सब कस्टमर्स हमें 45 दिनों में वापस करते हैं। कुछ कस्टमर्स तो हमें 50 दिनों में वापस करते हैं और मे बी पॉसिबल कुछ कस्टमर्स हमें 60 दिनों में वापस कर रहे हैं। कोई भी कस्टमर हमें 30 दिनों में वापस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर्स या तो हमें पैसे देने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उनका अपना जो बिजनेस साइकिल है वो इतना स्लो है कि कैश लेट जनरेट होता है, और या फिर हमारा क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट इतना वीक है जो कि टाइमली कस्टमर से पैसे रिसीव ही नहीं कर पा रहा। इसके बाद आता है जी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का मतलब क्या हुआ कि कितने अरसे में वो इन्वेंट्री, अगर वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में खरीदी गई थी तो रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में गई, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में गई और फिनिश गुड्स से वो आगे सेल होने के लिए चली गई। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड फिनिश गुड्स के लिए इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेज इनटू 365। अच्छा जी, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लेनी है, प्लस आपने इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी है और फिर आपने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना। बाज मर्तबा हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप एवरेज इन्वेंट्री की जगह पर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी यूज कर सकते हैं, तो फिर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज करेंगे डिवाइडेड बाय। अब इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड में पहला जो प्रेफरेबल डिनोमिनेटर है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है। बाज मर्तबा क्वेश्चन में होगा ऐसा कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रोवाइड नहीं किया होगा, तो फिर आप उसकी जगह पर क्रेडिट परचेजेस को यूज कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। प्रेफरेबली आपने क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढना है, अगर वो ना हो तो फिर उसकी जगह पे क्रेडिट परचेजेस यूज किया जा सकता है। और वंस अगेन अगर क्वेश्चन ने आपको 360 डेज पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, तो फिर आपने 360 दिन ही यूज करने हैं। और अगेन इन तीन चीजों में से जो भी चीज मिसिंग होगी आपने वो चीज कैलकुलेट करनी है। ये नहीं सोच लेना कि हमेशा सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड ही कैलकुलेट करना होगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एनुअल परचेजेस इनटू 365 डेज। अब ये रॉ मटेरियल के लिए है कि आप रॉ मटेरियल अपने पास कितने दिन रखते हैं, और ये डिवाइड किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ एनुअल परचेजेस से डिवाइड होगा। इसमें अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्यों कंसिडर नहीं किया?
क्योंकि ये अभी रॉ फॉर्म में है, इसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस शुरू नहीं हुआ। तो जब तक वर्क इन प्रोग्रेस शुरू नहीं होता, इसका मतलब तब तक डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर डायरेक्ट लेबर या ओवरहेड्स इनकर नहीं हुए। वो चीज़ अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आई, इसलिए वो एनुअल परचेजेस से डिवाइड होगी, उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स रेलेवेंट नहीं है। एवरेज प्रोडक्शन पीरियड जब वो वर्क इन प्रोग्रेस में चली गई, तो अब वर्क इन प्रोग्रेस में उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स रेलेवेंट है, अब परचेजेस रेलेवेंट नहीं है। फिनिश गुड्स के केस में भी प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स को। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स ना हो तो फिर क्या यूज करेंगे? परचेजेस यूज करेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में सिर्फ डिनोमिनेटर में परचेजेस हैं, इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस के डिनोमिनेटर में सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पे उसने क्या दिया है? एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस। अगेन एवरेज का मतलब क्या हुआ कि एक आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा, एक आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिर आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है। लेकिन अगर ओपनिंग ना दिया हो तो फिर सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसकी जगह पर यूज हो जाएगा। फिर वो कहता है कि इंक्रीजेस कैन मीन दैट इन्वेंट्री इज नॉट सेलिंग वेल। अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड बढ़ता जा रहा है, इन्वेंट्री आपके स्टोर रूम में रखी हुई है और बहुत बहुत देर तक रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इन्वेंट्री को नहीं बेच पा रहे हैं, या आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, या आपकी इन्वेंट्री स्लो मूविंग है। कोई भी फैक्टर हो रहा है जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कम बिक रही है और स्टोर में रखी हुई है। स्लो डाउन इन इकोनॉमी लीडिंग टू ओवर स्टॉकिंग। बाज मरतबा आपका कोई कसूर नहीं होता, आपकी प्रोडक्ट भी ठीक है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी ठीक है, आपकी सेल्स वर्क फोर्स भी मार्केट में अपना काम प्रॉपर कर रही है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ गया है, लोगों की परचेजिंग पावर वीक हो गई है। तो उस सिचुएशन में सिर्फ आपका ही नहीं, सारों के कारोबार स्लो हो गए होंगे। और उसमें क्या होगा कि जो आपने इन्वेंट्री बनाई है वो रखी रहेगी आपके पास, और आहिस्ता आहिस्ता बिकेगी, वो तेजी से नहीं बिक सकती, उसकी तेजी से डिमांड अराइज नहीं होगी। तीसरी चीज आती है जी अकाउंट पेएबल्स डेज। अकाउंट पेएबल्स डेज का मतलब ये होता है कि हम अपने सप्लायर को कितने अरसे में पे करते हैं। तो अकाउंट पेएबल डेज इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड पेएबल्स, ओपनिंग पेएबल्स प्लस क्लोजिंग पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2। अगेन इफ एवरेज इज नॉट प्रोवाइडेड और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर नॉट प्रोवाइडेड, तो फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग यहाँ पे यूज करेंगे। डिनोमिनेटर में पहले तो आएंगी क्रेडिट परचेजेस। अगर सपोज करें कि क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन में ना दी हुई हो, तो फिर आप उसकी जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी यूज कर सकते हैं। और क्रेडिट परचेजेस देनी है, टोटल परचेजेस नहीं देनी। अगर वो कहता है कि हमारी टोटल परचेजेस जो हैं वो 800 मिलियन डॉलर की हैं, इस 800 मिलियन डॉलर में से 80% क्रेडिट है, तो फिर आप 800 मिलियन डॉलर का 80% ले लेंगे, 640 मिलियन डॉलर आपके लिए बन जाएंगी क्रेडिट परचेजेस। अगर वो नहीं गिवन तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज करेंगे। सेम 365 डेज हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कह देगा कि 360 डेज यूज करें, तो फिर यहाँ आपने 360 डेज यूज करने होंगे। An increase in this figure might mean that company is having difficulty paying to supplier. Definitely अगर आप पेबल्स टाइम का जो डेज हैं वो सप्लायर के अलाउड डेज से ज़्यादा ले रहे हैं, सप्लायर ने आपको कहा था कि 15 दिनों में आपने पेमेंट करनी है, लेकिन आप सप्लायर को पे करते हैं 25 दिनों में, तो इसका मतलब है कि आप पेमेंट लेट कर रहे हैं, 10 दिन लेट कर रहे हैं, या आप पे करते हैं 30 दिनों में, तो आप 15 दिन लेट कर रहे हैं। तो इस मीन्स कि आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने रिसीवेबल्स से टाइमली रिकवर नहीं कर सके, जिस वजह से आप अपने पेबल्स को भी या अपने सप्लायर को भी टाइमली पेमेंट नहीं कर सके। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अकाउंट पेबल्स डेज। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैश साइकिल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स: रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पेबल्स, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमें क्या करना है? हमें डेज कैलकुलेट करने हैं।
तो हम क्या करेंगे, अगर मैं रिसीवेबल्स की बात करूं तो हम कहेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 365। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं, सॉरी 3 लाख नहीं, सेल्स हैं 5 लाख की, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 365। अगर मैं पेबल्स की बात करूं तो 40,000 डिवाइडेड बाय, अब क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज कर लेंगे, 3 लाख इंटू 365। तो हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 365, 36.5 डेज आ गए। फिर है जी 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 365, ये आ गए आपके पास 73 डेज इन्वेंट्री के। फिर पेबल्स है 40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 365, फिर आ गए आपके पास 48.67 डेज पेबल्स के। तो अगर हम इसको नेट कैलकुलेट करना चाहें, 36.5 प्लस 73 माइनस 48.67, तो हमारे पास आंसर आता है 60.83। तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमारे जो कैश लाइफ साइकिल है या कैश ऑपरेटिंग साइकिल है वो 60.8 डेज है। 60.8 डेज में हम रिकवर कर लेते हैं। अब ये आगे इसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं। 60.8 डेज जो है वो हमारा आंसर आ गया है, तो यही हमने भी कैलकुलेट किया था, 60.83 डेज।